आखिर मन हमें इतना व्यस्त क्यों रखता है? आखिर उसे क्या मिलता है हमें जीवन भर इस मानसिक युद्ध में उलझाकर? क्यों वो हमें सुबह से शाम तक कभी ना खत्म होने वाली इस दौड़ में दौड़ाए रखता है? आखिर इस सब के पीछे उसका प्रयोजन क्या है? क्या आपके अंतर्मन में कभी ये सवाल उठा है? अगर उठा है तो इस प्रश्न को समझने से पहले सबसे पहले हमें मन के स्वभाव को समझना होगा, क्योंकि मन का ये स्वभाव रातों रात नहीं बना है, बल्कि इसके पीछे कई पहलू हैं। जैविक, विकासवादी और सामाजिक कारण। मन का ये स्वभाव बचपन के संस्कारों से, हमारे सामाजिक ज्ञान, सामाजिक अनुभव और दबाव के कारण बन गया है। जहां मन खुद को व्यस्त रखने में ही खुद को सुरक्षित महसूस करता है, मन नहीं चाहता कि हम अपने असली स्वरूप को जान सकें, क्योंकि उसे लगता है कि अगर आप शांत हो जाएंगे, एकाग्रचित हो जाएंगे, स्वयं को जानने निकलेंगे, तो मन ने जो ये जाल बुन रखा है उसका महत्व इस जीवन रूपी रथ में कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसे अपनी इस झूठी पहचान के अस्तित्व के खोने का सदैव डर लगा रहता है। उसे लगता है कि उलझे रहना, दौड़ते रहना ही मन का सुरक्षित तरीका है। वह एक ऐसे चौकीदार का रूप ले चुका है जो इतना डर गया है कि शांति और एकाग्रता को ही खतरा समझने लग गया है। इसलिए वह सदैव आपको एक अनचाहे युद्ध में दौड़ाए रखता है। कभी आपने अंधेरे कमरे में खुद को अकेले रख के देखा होगा। जब आपको डर लगता है तो आप झट से उठ के लाइट, टेलीविजन या म्यूजिक जोर से शुरू कर देते हैं। क्यों? इससे डर खत्म नहीं होता, बस आपका ध्यान एक बिंदु से हटकर दूसरे बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाता है, जिससे आप सहज महसूस करने लग जाते हैं। मन भी यही डिस्ट्रैक्शन का खेल खेलता है। जब भी आप खुद को शांत और सहज करने के बारे में सोचते हैं, मन उसी समय आपके अंतर्मन में एक युद्ध खड़ा कर देता है और आप पहले से भी ज्यादा असहज और अशांत हो जाते हैं। हमारा मन एक ऐसा समुंदर है जिसकी गहराइयों में अनमोल खजाना छिपा हुआ है, और समुंदर कभी नहीं चाहेगा कि आप उस खजाने तक पहुंचे। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उस तलहटी पे जाएं जहां वो खजाना छुपा हुआ है। इसलिए वह अपनी सतह पर इतने तूफान और ऊंची ऊंची लहरें उठाता रहता है, जिसे देखकर लोग भयभीत हो जाएं। वह जानबूझकर ऐसी अशांति पैदा करता है कि देखने वाले को नजर आए सिर्फ ये तूफान, लहरों का शोर। उन्हें लगे कि समुंदर बस यही है, खतरनाक, अस्थिर, उथला पुथला। वह आपको सिर्फ यही सच दिखाना चाहता है। समुंदर की तरह हमारे मन का भी व्यवहार है। हमारे मन के भीतर भी एक असीम शांति और आत्मबोध के रूप में एक अनमोल खजाना छिपा हुआ है, जो हमारी वास्तविक चेतना है। उसे डर है कि जिस दिन आपकी नजर उस चेतना रूपी खजाने पर पड़ गई, उस दिन आप उस गहराई तक पहुंच जाएंगे जहां वो आपके पहुंचने नहीं देना चाहता। वह आपको इन सतह की लहरों पे ही उलझा के रखना चाहता है।
क्योंकि वह जानता है कि इसके बाद उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। उसके उस जाल की कोई अहमियत नहीं रहेगी जो उसने सालों से आपकी चेतना के इर्द गिर्द बुन रखा है। उसका वो जाल टूट जाएगा जिसमें उसने आपकी चेतना को बांध के रखा है, उसे असीमित से सीमित बना के रखा है, और उसके टूटते ही मन का शासन समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब भी आप खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं, मन विचारों की और ऊंची लहर उठा देता है और आपको अतीत के पछतावे में और भविष्य की चिंताओं के डर में उलझा के खड़ा कर देता है, ताकि आपकी सारी की सारी ऊर्जा इस द्वंद में ही समाप्त हो जाए और आप थक के वहीं बैठ जाएं, कभी भी इस गहराई में गोता लगाने की ना सोचे। इसलिए मन खुद ही हमारे जीवन में समस्या लेकर आता है और खुद ही उस समस्या का समाधान हमें सुझाता है, और हम इस समस्या और समाधान के जाल में दिन महीने सालों साल फंसे रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कब अनजाने में ही समस्या और समाधान की दौड़ में भागते भागते ये बेचैनी हमारा स्वभाव बन जाती है और हम मजबूर हो जाते हैं इस स्वभाव में बंद कर अपने जीवन को जीने के लिए। हम मजबूर हो जाते हैं अपनी असीमित चेतना को छोड़कर सीमित दायरे में चेतना को देखने के लिए। तो प्रश्न यह है कि हम अपनी चेतना को इस मन के जाल से कैसे आजाद करें, कैसे अपनी चेतना के वास्तविक स्वरूप को हम पहचान पाए, कैसे हम मन के उस छोर पे खड़ी अपनी वास्तविक चेतना की रोशनी प्राप्त कर पाए। तो कदाचित इसका रास्ता मन में उठने वाले विचारों को दबाना नहीं है, बल्कि हमें मन की प्रक्रिया और एल्गोरिथम को समझना है कि मन काम कैसे करता है, और हम ये ऑब्जर्वर की तरह देखकर ही समझ सकते हैं। वास्तव में आप अपने मन को जितना दबाएंगे वह उतनी ही दुगनी ताकत से वापस आएगा। जैसे एक स्प्रिंग, आप इसे जितना जोर से दबाते हैं वह उछलने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा इकट्ठा कर लेता है। इसलिए आपको मन को कभी नहीं दबाना है, सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह, सिर्फ एक साक्षी की तरह देखना है। जैसे आप सिनेमा घर में सिनेमा देखते हैं, जैसे प्रातः और सायं सूरज और चंद्रमा को देखते हैं, जैसे प्रकृति में फैले हुए इस विस्तार स्वरूप को देखते हैं एक दृष्टा की तरह, उसी तरह अपने मन को भी देखना है एक दृष्टा की तरह। हमें समझना है कि मन किस तरह खुद को चीजों के साथ जोड़ लेता है, उसकी अटैचमेंट को समझना है, क्योंकि मन को बल हमारी अटैचमेंट से ही मिलता है। जब हम खुद को किसी वस्तु या इंसान के साथ जोड़ लेते हैं तो उससे मन और ताकतवर हो जाता है। हमें मन को बिना दबाए उसके खेल को समझना है। कभी अपने घर में ध्यान दिया होगा, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा मेहमान के साथ असहज महसूस करते हैं, वो खुलकर उनके सामने नहीं आते, कभी पर्दे में दूसरे कमरों में छुपते हुए रहते हैं, कभी खुल के मेहमान के सामने मिलने नहीं आते। लेकिन जब वो धीरे धीरे देखते हैं कि मेहमान परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ कितना सहज है, तो वह धीरे धीरे खुद को उनके सामने लाना शुरू कर देता है और उसे स्वीकार कर लेता है और उसके साथ सहज होके खुल के रहता है। मन और आपके सहज स्वरूप के बीच कोई मौलिक द्वंद्व नहीं है। यह द्वंद्व केवल अनुभव और सामाजिक संस्कारों की परतों के कारण जो जाल खड़ा हो गया है उसी के कारण है।
जब मन को धीरे धीरे शांति दिखने लगेगी तो वह उसके साथ सहज हो जाएगा और आप बिना विशेष प्रयास के मन की परत से पार चले जाएंगे। शुरुआत में हो सकता है आपके मानसिक पटल पर तर्क और सही गलत का द्वंद्व चले, लेकिन उससे आपको विचलित नहीं होना है। बस जागरूकता के साथ उस द्वंद्व को देखना है और आगे बढ़ना है साक्षी भाव के साथ। जब भी कोई मन को देखना या साक्षी भाव के साथ व्यवहार करना शुरू करता है तो शुरुआत में मन शांति से घबराता है, वह एकाग्रचित नहीं हो पाता, वह विचलित होगा और हमें प्रयास करने से रोकेगा। लेकिन हमें भूल के भी प्रयास बंद नहीं करना है। ये रुकावट, ये घबराहट मन का स्वाभाविक स्वभाव है। ये प्रक्रिया होंगी और इसे सहजता से स्वीकार कीजिए। लेकिन जैसे ही आप इन्हें स्वीकार करके पुनः अपना अभ्यास शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आपका संबंध मन के साथ सहज होता चला जाता है। और इस संबंध में जब कभी आपका मन शोर मचाए, विचलित हो, तो उसके विचारों को, उसकी ऊर्जा को अनुभव में बदलने का प्रयास करें। उसे सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करें। आप जब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करोगे, उसके संपदन को अपने नाक और भीतर महसूस करोगे, तो आप विचारों से हटकर अनुभव पे आ जाओ और धीरे धीरे इससे मन का एल्गोरिथम बदलने लग जाएगा। उसने जो धारणा शांति और एकाग्रता के बारे में बना रखी थी वो धीरे धीरे गिरने लगेगी और वह आपके सहज स्वरूप को स्वीकार करने लगेगा। आप मन को बस एक यंत्र समझकर देखना शुरू करें। जैसे आप सुबह से शाम तक अपनी दैनिक लाइफ में यंत्रों को देखते हैं और उनके साथ जुड़ाव रखते हैं, ठीक वैसे ही खुद से अलग रख के मन को देखना शुरू करें। जैसे आप 24 घंटे मोबाइल के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन कभी भी आपको यह एहसास नहीं होता कि मोबाइल आप है। हमेशा आप उसे खुद से अलग देखते हैं। चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, जितनी भी वस्तुओं के साथ आप जुड़ते हैं उन्हें खुद से अलग रख के देखते हैं। इसी तरह आपको अपने मन के साथ भी व्यवहार करना है। आप और आपका मन दो अलग चीजें हैं। यह बात सदा अपने स्वभाव में याद रख के ही उसके साथ व्यवहार करना है। आप वो चेतना हो जो मन को देख रही है और मन सिर्फ यंत्र मात्र। जब इस तरह से आप साक्षी भाव रख के मन को देखने की शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे जो चीजें अभी आपको काल्पनिक लगती हैं वो स्वाभाविक और प्रैक्टिकल रूप में आपके सामने होने लगेगी। अभी आप वो दुनिया के दूर हो और उसके मध्य आपके मन में चल रहा अंतर्द्वंद है और वो अंतर्द्वंद शांत करने का एक ही स्वभाव है, साक्षी स्वभाव। अभी आपकी वास्तविक चेतना और आपके बीच मन की दीवार है और वहां एक ऐसा युद्ध चल रहा है जो मन के स्वभाव के कारण है। जब आप धीरे धीरे साक्षी भाव से ऑब्जर्वर बन के इस युद्ध को देखना स्टार्ट करेंगे तो वह युद्ध खुद ही समाप्त हो जाएगा। आप हर तर्क से खुद को बाहर देखोगे। आप कभी सही गलत के प्रपंच में नहीं फंसोगे, क्योंकि ये व्यर्थ के द्वंद है। ये आपको रोकते हैं खुद को जानने से। इसलिए जब आप अपने वास्तविक स्वभाव को प्राप्त करेंगे तभी आगे की यात्रा शुरू होती है। तो सबसे पहले आपको अपने स्वरूप को जानना है तो मन के व्यवहार को समझना होगा। आपको समझना होगा कि साक्षी भाव क्यों जरूरी है।
क्योंकि इसके बिना आपकी कोई शुरुआत नहीं हो सकती। आप चाहे कितना ही वैदिक ज्ञान इकट्ठा कर लें, कितने ही भजन कीर्तन कर लें, कितने ही भक्ति भाव बना लें, वह कोरा मन का जाल होगा। तो सर्वप्रथम इस मन के जाल और इसके स्वभाव को समझने का प्रयास करें, तदोपरांत अपनी यात्रा की शुरुआत करें।